ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसी का एक लघु रूप हम अलग से भी प्रस्तुत करते रहे हैं और यह आपके सुझाव के अनुरूप इसमें डेटा जो दिए गए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं। छवि तथा ध्वनि और जन्म का विवरण किसी सेलिब्रिटी का वह हम गूगल से लिए हैं और साथ ही साथ यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ। यह प्रस्तुति 5 भागों में है। जिस तरह पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं, 5 भाग। पहला भाग में हम पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित चर्चा करते हैं और पंचांग मुहूर्त को लेकर इस भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है जिसे ताराबलन कहा जाता है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुआ करते हैं स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से जो चंद्रमा गोचर करते हैं, आज का गोचर है उनका, वह दोनों को ताल मिलकर आज का दिन कौन से तारा में जब जाता है और उसकी शुभता कैसी है, यह हम आकलन करते हैं। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो व्यक्ति के जीवन काल के बारे में बताता है, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह अशुभकारी। यह ज्ञानवर्धक और उपयोगी भी। तीसरा विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग नक्षत्र की जगह जन्म राशि का है। राशि के अनुसार चंद्रमा जिस जन्म कुंडली में है, जन्म कुंडली में जिस राशि में है स्थायी रूप से और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना। चौथा भाग आज का चौहरिया से संबंधित है। यह मुहूर्त के बताता है कि कौन सा मुहूर्त कौन सा कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करता है और दैनिक तथा विशेष कार्य करने के लिए यह काफी उपयोगी है। इसकी चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। 5 और अंतिम भाग अंक के साथ हम रहते हैं, अंक के साथ हम जन्म लिए, एक अंक के साथ हमने जन्म लिया, अंक के साथ हम जीवन पर्यंत रहते हैं, अंक हमारे साथ रहते हैं और मरणोपरांत में अंक हमारे साथ नहीं, अंक हम हमारे स्थिर रहते हैं, हमेशा स्टैटिक रहते हैं हमारे लिए। तो ये रहे अंक ज्योतिष की महत्ता और ये इस महत्ता को देखते हुए अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, इस पर चर्चा हम 5वें भाग में करते हैं और उसी भाग में संक्षिप्त चर्चा अंक ज्योतिष के बारे में, ताकि आप अंक ज्योतिष के बारे में कुछ जान सकें। तो ये 5वां भाग हमारा और अंतिम भाग। चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। तो इसके पूर्व के पंचांग की तरफ चले, पंचांग के बारे में कुछ जानते हैं कि पंचांग हम शुभ मुहूर्त जानने, केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल, पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं पंचांग की तरफ। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 12 सितंबर 2025, माह अश्विन, पक्ष कृष्ण,
शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई, और कलयुग का 5120। आज का सूर्योदय 5:34 सूर्यास्त 5:57 तक। दिशा शुद्ध पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना हुआ तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में। सनराइज एट 5:34 AM, सनसेट एट 5:57। दिशा शुद्ध पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ का खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सोता। आज का पं, पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि प्रातः 9:58 तक पंचमी, जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद खष्टा, खष्ठी, जो नंदा की तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 11:58 तक भरणी, उसके बाद कृतिका। योग अपराह्न 1:44 तक व्याघात, उसके बाद दर्शन। और करण प्रातः 9:58 तक पैतृक, और तत्पश्चात रात्रि के 8:39 तक गर्भ, और फिर मनीष। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:10 तक। अमृत काल प्रातः 7:34 से 9:02 तक। रवि योग दिन के 11:58 से कल सुबह सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:49 से 2:39 तक। गोधूली विलय संख्या 5:57 से 6:20 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:22 से मध्य रात्रि 0:09 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी होते हुआ करता है, और यह दिन के 10:13 से 11:45 तक है। गुलिक काल प्रातः 7:07 से 8:40 तक है। यमगंड अपराह्न 2:51 से 4:24 तक। और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 11:05 से मध्य रात्रि 0:34 तक। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो सूर्य देव, मंगल देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव, ये सभी कमजोर अवस्था में। शनि देव भी कमजोर अवस्था में है। सूर्य देव, मंगल देव, शुक्र देव और बृहस्पति देव, ये ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे विभिन्न तिथियों को। 15 सितंबर को 1:54 पर देव राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं बुध देव 15/9 को करेंगे, और 15/9 को ही शुक्र देव भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 13 तारीख को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस तरह 17 तारीख को सूर्य देव, 15 तारीख को बुध देव, और 15 तारीख को ही शुक्र देव भी, और 13 कल मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसलिए कमजोर अवस्था। वर्तमान स्थिति मित्र राशि में 2 ग्रह, छठ राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। और इस प्रकार किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। सूर्य के राशि में 3 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं, और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि आज देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शतभिषा नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, और स्व नक्षत्र में 3 ग्रह। शुक्र देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, राहु, ये ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह होते हैं। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस बुध और शुक्र आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है। चंद्रमा स्थायी रूप से जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में है, और आज किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उससे यह संबंध रखता है।
और जब भी आज का चंद्रमा किसी तारा, इसे तारा बलम कहते हैं, और तारा बलम के समक्ष हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंधित रखता है, और वर्टिकल जो रोज है तारा बलम के नीचे, वह जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से है वह। दोनों को मिलान करने पर हर व्यक्ति का अलग अलग निकल सकता है कि ताज का तारा किस में है। चंद्रमा जिस तारा में आज आपके लिए है वह आप उसे देखें, नोट करें। और यदि जन्म विपत प्रत्यय या नैधन्य में आपका तारा है तो आपके लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में है तो शुभता के संकेत है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, जो ग्रहों के नक्षत्र के ऊपर चर्चा करता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए, हमारे लिए शुभ होंगे, कौन से अशुभ होंगे। नवतारा चक्र पद्धति ग्रहों के यह मानती है कि ग्रह क्या अपना फल नहीं देते, ग्रह मन के अनुसार फल देते। ग्रह के मन नक्षत्र हुआ करते हैं और नक्षत्र ही फल देते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र हुए और 9 ही ग्रह हुए। तो 27 नक्षत्रों को कैसे ग्रहों से जोड़ा जाए, कैसे कौन से ग्रह किस नक्षत्र से कैसे जुड़ेंगे, तो इसके लिए सभी 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया। और पहला श्रेणी में 1 से 9 तक, दूसरा में 10वां से 18वां तक, तीसरा में 19वां से 27वां तक को रखा गया। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने के लिए हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए उनको, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र जो हुए उनका स्वामित्व केतुदेव को मिला। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को मिला। चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को गया। और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सूची इस प्रकार है, आप देखें कि हर नक्षत्र का ग्रहों के साथ कैसा संबंध जोड़ दिया गया। अब हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले। चंद्रमा से हम ताराबलम देखते हैं, लेकिन सभी ग्रह को से हम जातक के पूरे भविष्य के बारे में देखते हैं। अब हम फलित कैसे करते हैं नवतारा चक्र पद्धति से, यह आपको बता दूं। चंद्रमा, सॉरी चंद्रमा नहीं, आज चंद्रमा जन्म कुंडली में, आज नहीं चंद्र सॉरी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है उसे आप देखें। पुनः आप बता रहे हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है उसे देखें, और वहां से देखें उस ग्रह जो उसके नक्षत्र हुए उनके नक्षत्र स्वामी कौन थे। और जो भी नक्षत्र स्वामी हुए वहां से आप गणना आरंभ करें, और पहला ग्रह जो होता है वही होंगे। वहां से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रहों को का नाम नोट करना है। अब आप देखें कि पहला ग्रह जो होगा वो मिश्रित फल देगा, शुभ और अशुभ दोनों देगा। अशुभता थोड़ी ज्यादा होती है, शुभता कम होती है। और यदि शुभता ज्यादा भी रहती है फिर भी अशुभता ज्यादा याद रखता है, इसलिए अशुभता में उसको लेकर चलते हैं। पहला अशुभता देता है, दूसरा शुभ ग्रह होता है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ ग्रह होते हैं। वहीं पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ये शुभ फलदायी होते हैं। और अगर हम पहले से जान गए यदि कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ और अशुभ होंगे, इसकी सूची हमारे पास यदि बन गई अपनी, तो किस दशा महादशा का फल शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा, ये हम पहले से जान सकते हैं। और इस प्रकार शुभ ग्रहों की महादशा में हम शुभ कार्य का निष्पादन की कार्य योजना कर सफलपूर्वक कार्य कर सकते हैं। और अशुभ स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से
अपने को तैयार कर सकते हैं चुनौती को सामने कर। तो इस प्रकार हम अपने आप को तैयार करते हैं। मानसिक रूप से जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो अपने को पीड़ा कम होती है और उसका जो अच्छा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस प्रकार हम ग्रहों को दशा महादशा से जोड़ते हैं। जन्म कुंडली में भी ग्रह कैसे फल देंगे, यह बहुत कुछ नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार जो फलित ग्रह है कैसा फल दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इसी तरह ऐसे ग्रह जो हमारे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां बनते हैं, उनके नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभता, पीड़ादायक लेकर आते, और उनसे यदि हमारा किसी प्रकार का अगर बंधन हुआ तो हमारे लिए शुभकारी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम पहले से जान सकते हैं बिजनेस व्यवसाय करने में खासकर कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी होगा, अशुभकारी होगा। और यह आपके अपने घर से लेकर कार्यालय तक, व्यवसाय स्थल पर, या समाज से लेकर अन्य पड़ोस तक आप ये जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी होगा, कौन सा अशुभकारी। और उसी तरह से आप अपनी चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और शुभता को बढ़ा सकते हैं। तो ये रहे नवतारा चक्र पद्धति पर प्रस्तुति। इसकी जो प्रमाण सटीकता, फल का सटीकता है, प्रमाणिकता है, वह बहुत सटीक है। नवतारा चक्र पद्धति पर अद्भुत पद्धति है और इसलिए हमने इस पर अलग से वीडियो डाला है। आप उसको देखें, आप उसको समझें और अपना अपने लिए उसका उपयोग करें। एक बार याद हो जाने पर कि यह ग्रह हमारे लिए शुभकारी है या अशुभकारी, यह नक्षत्र हमारे लिए अशुभकारी है, फिर आप अच्छे सकारात्मक जीवन जी सकते। तो ये रहा नवतारा चक्र पद्धति पर। अब आपको ले चलते हैं आज का जो नवतारा चक्र पद्धति से निकला चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में तारा बलास का क्या कर रहे हैं। तो चंद्रमा 11:58 सुबह में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, भरनी से वो कृतिका में जाए, और जब भरनी से कृतिका में जाएंगे तो भरनी नक्षत्र के जन्म जातक के लिए पहला भाग जो होगा जन्म नक्षत्र में आएगा, जो पीड़ादायक होगा, अशुभ रहेगा। और उसके बाद दूसरा भाग संपत्ति होगा, ये शुभकारी है। वहीं यदि पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद या विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वा, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन शुभ होगा। पहला भाग अशुभ होगा और उसके बाद शुभ। तो इस तरह से यदि जन्म कोई भी तारा आपका यदि जन्म विपत प्रत्यय न्याय में होता है तो वह शुभकारी होता है। संपत, क्षेम, साधक, मित्र और मित्र होता है तो शुभकारी। और इस प्रकार हम फल को देख सकते हैं। और आज का फल हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। फलित करने के लिए उपाय के तौर पर लोग पूछते हैं, तो आपको यह पहले बता देते हैं, लेकिन फिर हम कंफर्म करते हैं। तारा में यदि आज का जन्म होता है, आज का तारा आपका जन्म में आता है, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में आता है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यरी में आता है तो नमक का दान करें। और नैधन्य में है तो मूर्ख को त्यागें। मजबूरी हुई तो फिर सही स्वर का दान। किंतु यह उपाय अपुष्ट है, अनकन्फर्म्ड है, इसलिए हम सलाह यही देते हैं व्यक्तिगत रूप से कि जब भी जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैधन्य में आपका तारा हो, तो शुभ कार्य जो आप करने जा रहे हैं, जिससे आप शुभ फल की अपेक्षा करते हैं, उसको टालें, दूसरे भाग में ले जाए।
और इस जोखिम न लें, क्योंकि यह किताबों में लिखी हुई है, हमने संकलन किया है, इसकी प्रमाणिकता हमें कहीं से नहीं मिली। हम अभी भी खोज रहे हैं, यदि मिलेगी तो आप तक हम पहुंच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राशि की तरफ चलते हैं। चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार आज क्या फल है। आज चंद्रमा गोचर करेंगे, मेष राशि से शुक्र की राशि में, वृष राशि में आएंगे। इसे चंद्र बलन कहते हैं। जब तक मेष राशि में है तब तक के लिए मेष राशि में जन्मे जातक मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशि में तक के जातक के लिए शुभता के संकेत मिलते हैं। शेष ग्रहों के लिए, राशि वाले के लिए उतने अच्छे दिन नहीं है, पर सावधान रहने के, सचेत रहने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं जब वृषभ राशि में जाते हैं जब चंद्रदेव, तो वृषभ राशि के जातक कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए उत्तमता के संकेत, शुभ फलदायी। तो ये रहे, यह चंद्र राशि के अनुसार देखा जाता है, लगन या शुद्ध राशि के अनुसार नहीं देखा जाता। इसे चंद्र राशि के अनुसार देखें, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके अनुसार देखें। अब हम आपको लेकर आए हैं चौथे भाग। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। यह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है, काल दर्शाता है, वही दर्शाता है कि कौन से शुभ और अशुभ काम, अशुभ समय हमारे लिए। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह शुभ कार्य पूजा से संबंधित हो या कोई कार्य आरंभ करने से हो, कोई मुहूर्त देखने से हो, शुभ मुहूर्त के लिए, तो ये सभी कार्य के लिए यह उपयोग होता है। दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो तो कम से कम किसी भी शुभ काम को करने के लिए, उसमें शुभता लाने के लिए, अशुभता को नगण्य करने के लिए चौघड़िया जरूर दें। तो चलिए चौघड़िया की उपयोगिता पर हम संक्षिप्त परिचय देते हैं। चौघड़िया की उपयोगिता पर हमने अलग वीडियो भी रखा है यूट्यूब पर, जो विस्तृत उसमें जानकारी है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और चौघड़िया, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। चौघड़िया कुल 8 होते हैं दिन के और 8 रात के, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि जो दिन का आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है दिन का, और रात्रि आरंभ का जो चौघड़िया होता है वही रात्रि अंत का होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक चौघड़िया, सातों चौघड़िया का दिन संबंध सातों दिन से हुआ, और सातों दिन का संबंध 7 ग्रहों से हुआ। 7 दिनों का संबंध 7 ग्रहों से। और ये 7 ग्रह विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग होते हैं, विभिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग होते हैं। इसलिए हर 7 चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होता है। और दिन का चौघड़िया काल चौघड़िया, राहु काल और वार वेला से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। और यह जब भी कोई चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया को त्याग कर देना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता की संभावना कम, अधिक, अल्प होती है, अत्यल्प होती है, और वह अशुभता की संभावना ज्यादा हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आज का चौकड़िया ले चलते हैं। आज का चौकड़िया कैसा है? आज का चौकड़िया चर चौकड़िया से आरंभ हो रहा है, चर चौकड़िया से दिन का समाप्त हो रहा है, और रात्रि का रोग चौकड़िया मंगल के चौकड़िया से आरंभ हो रहा है, मंगल के चौकड़िया से समाप्त हो रहा है। दिन में अमृत चौकड़िया बारबेला से ग्रसित है, जो 8:40 से 10:13 तक है। और काल चौकड़िया काल बेला और राहु काल दोनों से, जो 10:13 से 11:45। लाभ चौकड़िया रात्रि का 8:51 से 10:18 तक। काल रात्रि से ग्रसित है, यह वार में अलग अलग लिखा हुआ है, यह काल रात्रि से ग्रसित। भूल सुध के लिए क्षमा चाहता
टाइपिंग में मिस्टेक है। और इस प्रकार जो अशुभ चौहरियां हैं उनका अधिव्याप, उनको जो जो अशुभता से अधिव्याप्त है उनका त्याग करना। तो ये रहे हमारे चौहरिया की प्रस्तुति। और अब आपको हम पंचंती पड़ाव पर लेकर आते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। अंक ज्योतिष अंकों की भूमिका को लेकर बताता है, क्योंकि अंक हमारे जीवन में अंकों की अहम भूमिका होती है। जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के पश्चात भी अंक हमारे साथ रहते हैं। हम अंक के पीछे भी भागते हैं, अंक भी हमारे पीछे भागते हैं। और जब जब अंकों का असंतुलन होता है तो हमारे लिए समस्या है। अंक ज्योतिषी का काम है उन समस्याओं को पकड़ना और कौन से अंक असंतुलित हैं वह उसको देखना और संतुलित करने की व्यवस्था करना। यह घर पर हम भी कर सकते हैं, क्योंकि अंक ज्योतिष बहुत ही आसान है और इसको अप्लाई करना भी आसान है और इसके उपाय भी आसान। तो अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, यानी सिंगल डिजिट पर काम करता है। जब भी एक से दो से ज्यादा अंक कहीं अंक का समूह आता है तो हम उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और तब उसको गणना में लेते हैं। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। इन जो एक से अंक 9 तक का अंक को देखें तो 5 अंक ऐसा होता है जो मध्यम अंक है। यह संतुलित संतुलित करने का काम करता है, तुलन का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है अंकों का। यानी जो जब भी अंक संतुलित होते हैं इस अंक का सहारा लिया जाता है। कहा जाता है कि यह केंद्र का नंबर अंक होता है और जिस व्यक्ति को 5 अंक मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह अंक केंद्र का अंक है। बहुत मामले में शुभकारी होता है। तो एक अंक 1 से 9 जो अंक हुए उनके ग्रह स्वामी अलग अलग हैं। ग्रह स्वामी, एक के सूर्य, दूसरे के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छह का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और सभी ये ग्रहों के को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा के नाम से, दो को रानी के नाम से, तीन को गुरु के नाम से, चौथा को शरारती तत्व के नाम से, पांचवा को राजकुमार के नाम से, छठा को मंत्री के नाम से, सातवां को धर्मगुरु के नाम से, आठवां को अधीनस्थ जो भी हमारे अधीन कार्य करते हैं उनके नाम से, न्यायाधीश के नाम से, नौ को सेनापति या डॉक्टर, पुलिस से के नाम से जाना जाता है। अंकों की दुनिया में जन्म तिथि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, क्योंकि यह जन्म तिथि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, स्टैटिक होता है, स्थायी स्थायी होता है और यह बदला नहीं जा सकता। तो इसमें ये इसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि के 2 अंकों को जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, मूलांक कहा जाता है, ड्राइवर कहा जाता है। और तिथि, माह और वर्ष तीनों को जोड़कर जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो उसे भाग्यांक कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। जिस प्रकार किसी गाड़ी को चलाने के लिए, बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल जरूरी है, उसी तरह जीवन की नैया को चलाने के लिए, जीवन के बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में मित्र होना अत्यावश्यक। साथ ही साथ हम कोई ऐसे अंक न ले आए अपने जीवन में जो ड्राइवर और कंडक्टर के सब। तो हम अंक जब लाते हैं तो वह डायनेमिक अंक का रहता है। इन स्टैटिक अंकों से, जन्म तिथि से जो अंक निकलते हैं उसे वे स्टैटिक होते हैं। तो अगर हम कहें कि डायनेमिक अंक हमारे लिए कौन होते हैं, उदाहरण स्वरूप 3 और 8 का संबंध यदि शत्रुता का है तो हम इसे संतुलित कैसे करें। इसके लिए सबसे अच्छा पहले नाम होता है, क्योंकि नाम की ऊर्जा जातक को सबसे ज्यादा मिलती है। नामांक होता है। अब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नामांक क्या होता है, इसमें अंक कहाँ से आया, ये तो अक्षरों का समूह है। जी हाँ, हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है और यही अंकीय मूल्य जो अक्षरों का है उससे परिवर्तित कर हम अंक में परिवर्तित करते हैं नाम को, और तब हम उसे
योग कर, जोड़, पूरे अंकों को जोड़कर और फिर एकल अंक में परिवर्तित कर नामांक निकाल। याद रहे, नाम का पहला अक्षर और नामांक ये भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए, यह हम सुनिश्चित करें। तब आप जानना चाहेंगे कि आखिर जो अंकों के शत्रु कौन से। तो अंकों के शत्रु आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये अंक के शत्रु है 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के खुद 7 और 9 3, 8 का 1 2 9 4 और 8 खुद, 9 का 6 4 2 8 और 9 खुद। ये अंक इनके शत्रु। इन साथ साथ अगर मूलांक या भाग्यांक ये कोई भी अंक होते हैं 1 से 9 तक, उनका नाम का पहला अक्षर नहीं, ये अंक नहीं होना चाहिए जो प्रदर्शित है। उदाहरण के लिए एक अगर मूलांक भाग्यांक है तो एक और पी से नाम से आरंभ नहीं होना चाहिए। 2 से है तो टी एम टी यू पी डब्ल्यू एफ पी नहीं होना चाहिए। 3 से है तो यू पी डब्ल्यू नहीं होना चाहिए। 4 से है तो एफ पी टी एम टी पी के आर नहीं होना चाहिए। 6 से है तो सी एल एस नहीं होना चाहिए, आदि आदि। हमने एक आज जो जन्म तिथि ली है वो पुनीत सार के लिए है, जो कि एक निर्देशक है, और इनका जन्मदिन आज है। यदि देखें तो पुनीत का नाम का पहला अक्षर 8 से शुरू हो रहा है और इनका नामांक 6 पर जा रहा है। हालांकि नामांक जब भी लेते हैं तो फर्स्ट नेम लेटर लेते हैं उसमें, और यह उपयोगी होता है। साथ साथ में पूरे नाम का योग क्या होता है उस पर लिया है। उसी तरह से नाम का महत्वपूर्ण है, जहां हम रहते हैं जो शहर वह महत्वपूर्ण है, आदि आदि। अब हम आपको ले आए हैं अंकों की दुनिया में कि अंक शास्त्र के अनुसार आज कैसा दिन। तो आज का दिन एक जानकारी देते हैं यहाँ पर कि सितंबर 2025 माह में जो भी जातक का जन्म होगा उनका मूल्यांक और भाग्यांक एक ही होगा। आज का तिथि यदि देखते हैं तो आज का तिथि 12/9/2025 है, और मैंने कहा था कि मूलांक और भाग्यांक एक ही होगा। तो आज का मूलांक 3, भाग्यांक 1 3। और भाग्यांक से विभिन्न जन तिथि को जन्मे जातक जिनका मूलांक विभिन्न है, उससे तालमेल देखते हैं कि आज का दिन कैसा होने की संभावना है, उनके लिए क्या संकेत मिलते हैं। तो 3 जो वाले जातक होते हैं, 3 अंकों का जो निजी दुश्मन होता है केवल 6 अंक होता है। उसी तरह 6 अंक का 3 होता है। 6 अंक से उनकी तटस्थता रहती है या मित्रता रहती है। एक के साथ अति मित्र होते हैं क्योंकि ये राजगुरु होते हैं। राजा के साथ, सरकार से इनके अच्छे संबंध। तो 3 अंक का आपके समक्ष प्रस्तुत। जिस जातक का जन्म 6 15 या 24 तारीख को हुआ है उनके लिए दिन आज अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। सावधान रहने की जरूरत है। वाद विवाद से दूर रहें, स्वास्थ्य पर ध्यान। 6 अंक 4 को अगर लें तो उनका दिन, जिनका जन्म 4 13 22 21 को हुआ है उनके दिन सामान्य रहने की संभावना। 6 अंक के दिन मित्र हैं सभी, इसलिए अच्छे दिन होने की संभावना है। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप यह प्रस्तुति आपके लिए सभी आपके लिए उपयोगी होंगे। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, और सभी से अनुरोध है कि साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों तक शुभेच्छुओं के संग।
ताकि वे सभी विभिन्न प्रस्तुतियों से, जो हमने प्रस्तुति की है, विभिन्न प्रस्तुतियों से वे लाभान्वित हो सके और अपने जीवन में शुभ दर्जा ला सके। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रदेव से तथा माता लक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और उनका आशीष आप पे बरस करे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।